हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम मार्च थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी करंट अफेयर्स कवर कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि बैंकिंग इंटरव्यू अगर आप देते हैं उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जीडीपी पर, 5 ईयर प्लान पर और इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, शेयर मार्केट, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आरबीआई, सेबी, इन सब को हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित एग्जाम्स का मटेरियल भी इसमें मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी इन दोनों ही कोर्सेज की है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएंगे और डेमो वीडियो लेक्चर्स, डेमो पीडीएफ भी प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हाउ मेनी फॉरेन नेशनल्स इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ मॉरिशस? नरेंद्र मोदी सहित कितने विदेशी नागरिकों को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 5। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाल ही में मॉरिशस का जो हाईएस्ट ऑनर है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये प्राप्त हुआ है और ये अवार्ड इन्हें दिया गया है मॉरिशस के प्रेसिडेंट धर्म गोकुल के द्वारा। तो 3 महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहला फैक्ट तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट इंडियन लीडर है जिन्हें मॉरिशस का ये हाईएस्ट ऑनर प्राप्त हुआ है। सेकंड फैक्ट ये है कि ये 5th फॉरेन नेशनल है, मतलब 5वें विदेशी हैं जिन्हें ये अवार्ड प्राप्त हुआ है मॉरिशस से। और तीसरा फैक्ट ये है कि ये इनका 21st इंटरनेशनल अवार्ड है जो इन्हें दिया गया है किसी फॉरेन नेशन के द्वारा ओवरऑल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मालदीव के जो पीएम हैं नवीन राम गुलाम, इन्होंने मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन को भी इनोग्रेट किया है मॉरिशस में। और इंडियन नेवी ने हाल ही में 57th मॉरिशस नेशनल डे परेड हुई, तो वहाँ पर इंडियन नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया आईएनएस इम्फाल के साथ। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बाय IQ एयर, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज ग्लोबली? IQ एयर की नवीनतम विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है 5th। देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करें जिसे IQ एयर द्वारा रिलीज किया गया है, इसमें बताया गया कि जो भारत की रैंक है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में, वो 5th पोजीशन पर है भारत। और जो टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें 6 तो भारत से ही आती हैं। 35% इंडियन सिटीज़ में जो एनुअल PM2.5 लेवल है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस है उससे अधिक पाया गया है, लगभग 10 टाइम्स अधिक पाया गया है। अच्छा, 2024 में जो PM2.5 कंसंट्रेशन है भारत में, उसमें 7% का रिडक्शन भी देखा गया। एवरेज 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब PM2.5 भारत का रहा है। प्रीवियस ईयर में भारत की 3rd रैंकिंग थी, इस बार कितनी है? 5th रैंकिंग है। और न्यूजीलैंड वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और वर्ल्ड की टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में 13 भारत से आती हैं। बर्निहाट जो कि असम मेघालय के बॉर्डर पर है, ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है ग्लोबली 2024 में। और मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो चैड ये पहले नंबर पर है, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर कोंगो और 5वें पर भारत। Which Russian defense firm signed the contract with India to supply engines for T-72 battle tanks? किस रूसी रक्षा फर्म ने T-72 युद्धक टैंकों के लिए इंजन की आपूर्ति हेतु भारत के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए
रोसोबोरोन एक्सपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने $248 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रशियन डिफेंस फर्म रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ, ताकि 1000 हॉर्स पावर इंजन्स भारत खरीद सके इस कंपनी से T-72 बैटल टैंक्स के लिए, फुली असेंबल्ड, कंप्लीटली नॉकडाउन और सेमी नॉकडाउन कंडीशंस में। अच्छा, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा, मतलब ये जो फर्म है रशियन डिफेंस मैन्युफैक्चर है, ये टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेगी चेन्नई बेस्ड आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड को, ठीक है, इन्हीं इंजन्स की। विच इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैज़ रीब्रांडेड सम ऑफ इट्स ब्रांचेस एज शक्ति ब्रांचेस। किस भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपनी कुछ शाखाओं को शक्ति शाखाओं के रूप में पुनः ब्रांड किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है IIFL फाइनेंस। तो IIFL फाइनेंस इसने अपनी 7 ब्रांचेस को शक्ति ब्रांच के रूप में रीब्रांड किया है, यानी कि सभी महिलाएं हैं इस ब्रांच में। दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ये ब्रांचेस लोकेटेड हैं। तो ये 7 शक्ति ब्रांचेस में क्या है, कंप्लीट स्टाफ जो है महिलाओं का है, ठीक है, फीमेल प्रोफेशनल्स हैं इसमें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड सेविंग्स अकाउंट फॉर वीमेन NRIs बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा महिला NRI के लिए शुरू किए गए बचत खाते का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है BOB ग्लोबल वुमेन NRE एंड NRO सेविंग अकाउंट। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसने वुमेन NRIs के लिए सेविंग अकाउंट इंट्रोड्यूस किया है। पहली बार है ऐसा जब किसी पब्लिक सेक्टर बैंक ने इस तरह का अकाउंट लॉन्च किया है। अकाउंट का नाम है BOB ग्लोबल वुमेन NRE एंड NRO सेविंग अकाउंट। तो होम और ऑटो लोन्स यहाँ पर महिलाओं को मिल सकते हैं कंसेशनल रेट्स पर, जो वुमेन NRI हैं। प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर कम लग सकती है। लोकल रेंट पर जो है कोई शुल्क नहीं रख सकता है। कस्टमाइज डेबिट कार्ड दिया जा रहा है, वो भी लॉन्च ऐसे साथ। पर्सनल और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। What new name has the Commonwealth Games Federation adopted as part of its rebranding? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपनी पुनः ब्रांडिंग के तहत कौन सा नया नाम अपनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपने आप को रीब्रांड किया है, अपना नाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट इन्होंने बताया है, ठीक है। कॉमनवेल्थ डे के मौके पर 10 मार्च को मनाया जाता है कॉमनवेल्थ डे। और साथ ही आपको जानना चाहिए कि किंग चार्ल्स इन्होंने कॉमनवेल्थ स्पोर्ट किंग्स बैटन रिले को भी लॉन्च कर दिया है ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। बकिंगम पैलेस से इसको लॉन्च किया गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिया बांग्लादेश नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड इन द बे ऑफ बंगाल इन 2025? 2025 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित होने वाले भारत बांग्लादेश नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है बंगो सागर। इंडिया बांग्लादेश नेवल एक्सरसाइज बंगो सागर 2025 और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया। भारत की ओर से INS रणवीर ने पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेवी की ओर से, और बांग्लादेश नेवी को रिप्रेजेंट किया गया BNS अबू ओबैदा के द्वारा। Which organization along with RBI has launched nationwide campaigns to boost financial literacy in India? किस संगठन ने RBI के साथ मिलकर भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। RBI और नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन उन्होंने मिलकर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया है पूरे देश भर में। जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ही है, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर रेगुलेटर्स के साथ मिलकर करती है। तो इसका मकसद क्या है? ताकि लोग अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकें, इस तरह की नॉलेज उन्हें देनी, इस तरह का स्किल्स देना, एटीट्यूड प्रोवाइड कराना, ताकि वो अपने लिए एक सिक्योर फ्यूचर बना सकें। What change did SEBI introduce regarding the processing time for a rights issue of equity shares? इक्विटी शेयर्स के राइट्स इशू के प्रसंस्करण समय के संबंध में सेबी ने क्या परिवर्तन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है रिड्यूस्ड इट टू 23 डेज। देखिए, पहले बताने से पहले एक बात सुनिएगा। देखिए क्या है, इक्विटी शेयर की बात मतलब राइट्स इशू की बात हो रही है शेयर्स की। देखिए, कोई कंपनी है, कंपनी को मान लीजिए 100 करोड़ का लोन, 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। अब या तो लोन ले ले, या फिर वो क्या कर सकती है, अपने जो शेयर है वो दे दे, बदले में पैसे ले ले, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, मतलब पब्लिक होने के बजाय, मतलब पब्लिक को अपने शेयर इशू करने के बजाय जो पहले से ही उसके शेयर होल्डर्स हैं
उनको ऑफर करती है कि आप हमारे कुछ शेयर्स ले लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स ले लीजिए, वो भी डिस्काउंट प्राइस पर, यानी कि कम प्राइस पर। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक्स्ट्रा शेयर ले लेते हैं और बदले में पैसा कंपनी को मिल जाता है। आई बात समझे? तो उसको बोलते हैं राइट्स इशू। अब ये पूरा प्रोसेस होने में पहले बहुत समय लगता था। आप दूसरे पैराग्राफ में देखिएगा, ये इस तरह के जो शेयर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है, देने में काफ़ी टाइम लगता था, 317 दिन तक लग जाते थे। लेकिन अब सेबी ने क्या किया है, इसको केवल 23 दिन में हो जाएगा, इस तरह का मैकेनिज्म सेट किया है। केवल 23 दिन में ये सब काम निपट जाएगा। ठीक है, तो सेबी क्या बढ़ाना चाहती है, इस तरह के जो राइट्स इशू इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको बढ़ाना चाहती है। ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को ये आप एक्स्ट्रा शेयर दे दें, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द आपके पास फंड आ सके अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। आई होप आप अब समझ पाए होंगे। अब इन पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको प्रैक्टिकली मैंने समझा दिया है, अब इनको पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि मैंने क्या बताया था। और अगर आप जो है 50 करोड़ से कम के इशू ऑफर कर रहे हैं तो आपको कोई मॉनिटरिंग एजेंसी रखने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि 3rd पैराग्राफ में लिखा गया है। Which organization partnered with FIEO to launch the She Trades India Initiative Hub? किस संगठन ने FIEO के साथ मिलकर She Trades India Initiative Hub लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि FIEO ने इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर और UK गवर्नमेंट के साथ मिलकर शी ट्रेड्स इंडिया इनिशिएटिव हब लॉन्च किया है महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये जो सी ट्रेड्स है एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स सेंटर की तरह कार्य करेगा महिलाओं के नेतृत्व वाले बिजनेसेस के लिए। ठीक है, उनको मेंटरिंग सेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, बिजनेस मैच मेकिंग इवेंट्स, पॉलिसी एडवोकेसी, ये सभी सुविधा उनको दी जाएंगी। Which Indian startup has acquired Digilace, a company specializing in CBDC and bill payments services? किस भारतीय स्टार्टअप ने डिजीलेस का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मिनटॉक। तो पेपाल एंड HDFC बैंक बैक्ड इंडियन स्टार्टअप मिनटॉक, इसने डिजीलेस, एक कंपनी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और बिल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, इसको एक्वायर कर लिया है। और ये पहली डील है जो ई-रूपी रिलेटेड डील भारत की हुई है। 3.5 मिलियन $US की डील ये रही है। और कुछ देख लेते हैं इसी तरह क्वेश्चंस। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने 53% स्टेक हासिल किए हैं NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 820 करोड़ रुपए में। पतंजलि आयुर्वेद और रजनीगंधा मेकर धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप ने मैग्मा जनरल इंश्योरेंस को एक्वायर किया है सनोथी प्रॉपर्टीज से 4500 करोड़ रुपए में। US इन्वेस्टमेंट फर्म है ब्लैकस्टोन, ये 40% स्टेक हासिल करेगी इंडियन रियल एस्टेट डेवलपर कोटले पार्टी डेवलपर्स में। 11.67 बिलियन रुपीस की डील रहने वाली है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन? भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अतुल कुमार गोयल। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने अतुल कुमार गोयल को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया है। इस पद पर ही सुनील मेहता को रिप्लेस करेंगे या सक्सीड करेंगे। गोयल आप सभी जानते होंगे पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO रहे हैं 2022 से 2024 के बीच में। विच कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड एज द मोस्ट वैल्यूड ब्रांड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग्स 2025? YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 के अनुसार किस कंपनी को भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अमेजॉन। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल, ये टॉप 3 मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स हैं इंडिया में, ऐसा YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग्स 2025 में बताया गया है। और जो अमूल है एक इकलौता फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG ब्रांड है जो टॉप 3 लिस्ट में आता है। बताया गया है कि जो पुरुष होते हैं उन्हें टाटा मोटर्स, एयर इंडिया, इस तरह के ब्रांड्स ज़्यादा पसंद आते हैं, ऑटोमोबाइल और नेशनल एयरलाइंस जैसे। और जो महिलाएँ हैं स्विगी, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड जैसे ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। जो YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 है, इसमें 1.3 लाख अर्बन इंडियंस से ओपिनियन लिए गए हैं अलग अलग सेक्टर्स के, जैसे फूड एंड बेवरेजेस, एयरलाइन, कंज्यूमर अप्लायंसेस, ई-कॉमर्स और पर्सनल केयर एटसेट्रा। इंडिया रैंक्स एट विच पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स? उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 4th। तो आप
लिस्ट में देख भी सकते हैं, पहले पर यूएस है, उसके बाद फिर चाइनीज़ मेनलैंड, फिर जापान, फिर इंडिया, फिर जर्मनी। देखिए अगर हम बात करें ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट की, जिसे प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया, इसमें बताया गया है कि अगर हम हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें तो भारत में इनकी संख्या 85,698 है और इस मामले में भारत चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर यूएस है, फिर चाइना है, फिर जापान है। इसमें बताया गया है कि जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जिनके पास एटलीस्ट 1 मिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति है, ठीक है, उनकी संख्या 4.4% ग्लोबली बढ़ी है 2024 में, और 2.3 मिलियन पीपल ऐसे रहे हैं 2024 में। जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जिनके एसेट्स 100 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा हैं, इनकी संख्या 1 लाख को भी पार कर चुकी है पहली बार। 2024 में यूएस टॉप पोजीशन पर है। अगर हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें, 5.2% का इंक्रीज़ भी देखने को मिला 2024 में। उसके बाद फिर एशिया आता है, 5% ग्रो देखने के लिए मिला, फिर अफ्रीका आता है, और ऑस्ट्रेलिया रीजन जो है ये 3.9% से ग्रो किया है। Which of the following countries have been excluded from the 2026 फीफा वर्ल्ड कप? निम्नलिखित में से किस या किन देशों को 2026 फीफा विश्व कप से बाहर रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कोंगो, रशिया और पाकिस्तान। आप सभी जानते हैं कि जो 2026 फीफा वर्ल्ड कप है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो 3 ऐसे देश हैं, रशिया, कोंगो और पाकिस्तान, जिन्हें इससे एक्सक्लूड रखा गया है, और तीनों की अलग अलग कारण भी हैं। इस टूर्नामेंट में 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। तो पाकिस्तान का जो सस्पेंशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से हुआ है, रशिया का जो पॉलिटिकल सैंक्शंस के कारण, और कोंगो का क्या है, क्योंकि यहाँ की जो फुटबॉल फेडरेशन है उसमें थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस चाहता है। विच टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज साइंड शुभमन गिल एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? किस टायर निर्माण कंपनी ने शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, एमआरएफ। तो टायर कंपनी है एमआरएफ, इन्होंने शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इससे पहले आप जानते हैं विराट कोहली एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर है, तो अपने बैट पर लोगो लगाकर खेलते हैं विराट कोहली, अब शुभमन गिल भी लगाकर खेलेंगे। एमआरएफ का हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है, और इसी फुल फॉर्म आप जानते होंगे, पहले से मद्रास रबर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। अच्छा, स्पोर्ट्स से संबंधित एक और न्यूज़ है, यही देख लेते हैं। अचंता शरत कमल, इनका नाम जानते होंगे आप, भारतीय टेबल टेनिस स्टार रहे हैं, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। विच इंडियन बैंक हैज़ अपॉइंटेड विद्या बालन एज इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर? किस भारतीय बैंक ने विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। फेडरल बैंक से ही संबंधित एक और न्यूज़ देख लेते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी और फेडरल बैंक ने एमओयू साइन किया है, जो एमएसएमईज हैं उनको फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए। फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ केवीएस मानियन है, हेडक्वार्टर्स अलवा कोची केरल में है, टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। विच एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैज एक्वायर्ड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक नॉन परफॉर्मिंग माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो? किस परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ने उज्जीवन लघु वित्त बैंक के गैर निष्पादित माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, ARCIL। तो देखिए, एवेन्यू कैपिटल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैक्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, ARCIL से बोलते हैं, इन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं 365.5 करोड़ रुपए वैल्यू के, इन्हें केवल 34.26 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इसका मतलब आप समझे। देखिए, जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इसके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए, यानी कि इस तरह का इसने लोन दिया जो वापस ही नहीं आ पा रहा है, ठीक है, और आने की संभावना भी उसकी बिल्कुल ख़त्म है। तो इस तरह के लोन की जो वैल्यू है, जो इस तरह के एसेट्स हैं इस बैंक के पास, वो 365 करोड़ रुपए थे, मतलब उनकी जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, इस तरह के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। तो जो ये ARCIL एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, इसने केवल 34.26 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इसने कहा कि आप ये असेट्स हमें बेच दो, ठीक है, लेकिन हम इसके पैसे आपको केवल 34 करोड़ रुपए ही देंगे, ठीक है। तो बैंक को क्या हुआ है कि लमसम अकाउंट मिल गया, कुछ तो मिल गया, कुछ ना मिलने से अच्छा है कि कुछ तो मिल गया। 34.26 करोड़ रुपए इनको मिल गए।
ठीक है। अब ये ARCIL का क्या काम है कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनसे पैसे निकलवाना, क्योंकि बैंक के लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है कि पैसे निकलवाना, क्योंकि बैंक को अपना कार्य भी देखना है और इसमें जो है काफ़ी टाइम भी कंज्यूम होता है। तो बैंक क्या करती है, जो अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं उन्हें बेच देती है किसी कंपनी को, बदले में कंपनी उसे पैसे दे देती है। तो लमसम अकाउंट बैंक को यहाँ पर मिल गया 34 करोड़ रुपये का, हालांकि लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस कितने का है, 94% का लॉस हुआ है। हेयर कट इसे बोलते हैं, हेयर कट एक टर्म आती है यहाँ पर बैंकिंग में। हेयर कट मतलब देखो 365 करोड़ रुपए के लोन थे, ठीक है, मतलब कायदे में तो 365 करोड़ रुपए आना चाहिए था फेडरल बैंक के पास, लेकिन आया कितना 34 करोड़ रुपए, क्योंकि इसने बेच दिया अपने किसी दूसरी कंपनी को। ठीक है, तो हेयर कट कितना 94% का। हालांकि इस बैंक ने 66.51% प्रोविज़न रखा हुआ है, यानी कि जो टोटल 365 करोड़ है इसका 66% इसने अपने पास रखा हुआ है बैंक ने अलग से इस लॉसेस को कवर करने के लिए। अब इस कंपनी का जो ये कंपनी है ना ARCIL, अब मान लो इसने तो अभी 34 करोड़ रुपए में ख़रीदे हैं, अब मान लो इसने रिकवर कर लिए 50 करोड़ रुपए, ठीक है, तो बाकी का जो पैसा बचा है वो इसका प्रॉफिट तो हुआ, 34 में इसने खरीदे थे और इसने कितना जो है वसूल लिया 50 करोड़ रुपए, तो बाकी का पैसा जो इसके बीच का डिफरेंस है वो इसका प्रॉफिट ही हुआ। विच कंपनी सब्सिडरी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स। किस कंपनी की सहायक कंपनी ने मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन भी है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया। जो सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया है, इन्होंने कहा है कि हमारी जो होली ओन्ड सब्सिडरी है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस, इन्होंने 239 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड ये सप्लाई कर सके। तो 1 साल के अंदर अंदर ये सप्लाई करेगा। Which organization has signed an MOU with Jammu and Kashmir government to boost river cruise tourism? किस ऑर्गेनाइजेशन ने नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत आती है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ताकि जम्मू एंड कश्मीर में जो 3 नेशनल वाटरवेज हैं यहाँ पर रिवर क्रूज टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। देश भर में 111 नेशनल वाटरवेज है, उनमें से जम्मू एंड कश्मीर में 3 वाटरवेज है, रिवर चेनाब पर नेशनल वाटरवे 26, रिवर झेलम पर नेशनल वाटरवे 49 और रिवर रावी पर नेशनल वाटरवे 84। विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ AI इनरोलमेंट्स इन 2024? किस देश ने 2024 में सबसे अधिक AI नामांकन दर्ज किया? सही आंसर ऑप्शन है इंडिया। तो देखिए, भारत ग्लोबल लीडर बना है जनरेटिव AI एडॉप्शन के क्षेत्र में। 1.3 मिलियन AI एनरोलमेंट्स 2024 में हुए हैं, जो भी किसी भी कंट्री के लिए हाईएस्ट है। जनरेटिव AI का मतलब होता है कि जब आप AI का यूज़ करते हैं तो कुछ नया टेक्स्ट बनकर आए, नई ऑडियो, नया वीडियो, ठीक है, नई इमेज, उसको बोलते हैं जनरेटिव AI। जैसे गूगल और AI में क्या अंतर है? आप मान लो गूगल में कुछ सर्च करते हैं, वो आपको कई तरह के लिंक्स दिखाता है जहाँ पर पहले से कुछ पढ़ा है, ठीक है, लेकिन AI में क्या है, जब आप AI में कुछ सर्च करते हैं जैसे ChatGPT पे या फिर कहीं पर भी, तो वो आपको अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन, जैसा आप उसको कमांड डालेंगे वैसे ही बना कर देगा। कोई लिंक आपको नहीं देगा कि इस लिंक पर जाओ और अपने आप देख लो, बिल्कुल एक अच्छे से बना के देगा, टेक्स्ट बना कर देगा, ऑडियो चाहते हो, वीडियो चाहते हो, इमेज चाहते हो, वैसे ही बना कर देगा। तो कोर्सेरा ने एक रिपोर्ट जारी की है क्लोजिंग द जेंडर गैप इन GenAI स्किल्स। इसमें बताया गया है कि जो ये फास्ट ग्रोइंग फील्ड है AI का, इसमें महिलाएं अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, यानी कि महिलाएं जो है इतना तरक्की नहीं कर पाई है। और अगर हम बात करें GenAI एनरोलमेंट में महिलाओं के लिए भारत उसमें दूसरे नंबर पर है। तो टोटल GenAI एनरोलमेंट जो हमारे देश में हुआ है उसमें 29.6% महिलाएँ हैं, ग्लोबली 32% है। 2024 में 4-fold इंक्रीज देखने मिला है GenAI एनरोलमेंट्स में भारत में। What is the name of the latest short-range ballistic missile developed by DRDO? DRDO द्वारा विकसित नवीनतम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है BM-04। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल लेटेस्ट है, इसको अनवील किया है। BM-04 इसका नाम है। हाइपरसोनिक स्पीड इसकी रहने वाली है, 400 से 1500 किलोमीटर तक की रेंज इसकी रहेगी। और विज्ञान वैभव 2025 डिफेंस एग्जीबिशन हैदराबाद में हुआ, वहीं पर इस मिसाइल को डिस्प्ले किया गया। केवल 3 ऐसे देश हैं, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स
और चाइना, जिनके पास इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल है। विच डिस्ट्रिक्ट इन असम विल होस्ट द अपकमिंग इलेक्ट्रॉनिक सिटी नेम्ड आफ्टर रतन टाटा। असम के कौन से जिले में रतन टाटा के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है मोरीगांव। तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगी जागी रोड मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में, और ये रतन टाटा के नाम पर होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जब हम नाम सुनते हैं तो क्या आप ये जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है और इसकी स्थापना KEONICS कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स का हब कहा जाता है ना सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस संगठन ने की? राइट आंसर ऑप्शन ए है टेरी। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 को होस्ट किया है नई दिल्ली में। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम रहा पार्टनरशिप्स फॉर एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। तो इस समिट के दौरान यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि हम जो हमारा टारगेट है विकसित भारत 2047 का, उसे पाने के लिए हम अग्रसर हैं। 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन प्राप्त करेंगे। भारत की प्रोग्रेस बताइए कि 2005 से 2020 के बीच में जो कार्बन इंटेंसिटी है, एमिशन इंटेंसिटी है, उसको हमने 36% तक रिड्यूस किया है। 2030 तक 45% का टारगेट है। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज साइंड एन MOU विद इंडियन आर्मी फॉर द रक्षक सैलरी पैकेज। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने रक्षक वेतन पैकेज के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंडियन आर्मी के साथ, ताकि BOI रक्षक सैलरी पैकेजेस जो आर्मी पर्सनल हैं, वेटरन्स हैं, अग्निवीर हैं, जिन्हें अग्निपति स्कीम के तहत रिक्रूट किया गया है, उन तक भी एक्सटेंड किया जा सके। तो स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, फ्री कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, एमडी CEO रजनीश कर्नाटक है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अकॉर्डिंग टू ICRA's लेटेस्ट प्रोजेक्शंस, व्हाट इज इंडियाज एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल 2026। ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारतीय अपेक्षित GDP वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.5%। तो ICRA की जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन है उसमें इंडिया की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP है वो 6.5% बताया गया है फिस्कल ईयर 2026 में। ICRA की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1991 में हुई थी, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर्स है, और मूडीज कॉर्पोरेशन के बाद जो है मेजॉरिटी स्टेक है 51.86% इसमें। विच लग्जरी ऑटोमोबाइल कंपनी हैज़ पार्टनर विद DPIIT टू एडवांस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, रोड सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। किस लग्जरी ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारतीय निर्माण इकोसिस्टम, सड़क सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए DPIIT के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मर्सिडीज बेंज। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड DPIIT और मर्सिडीज बेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने MOU साइन किया है, ताकि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, रोड सेफ्टी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसको आगे बढ़ाया जा सके। बाकी तो ये सब ऐसे ही है, ठीक है, केवल इतना याद रखा करो आप। Who has been appointed as the new chairman and managing director of हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है विकास कौशल। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विकास कौशल को अपना नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया 5 सालों के लिए। कुछ और अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर लेंडर इंडसइंड बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है कि जो सुमंत कथपालिया इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO इस पद पर बने रहेंगे 1 और साल के लिए, 23 मार्च 2026 तक। डॉक्टर हिमांशु पाठक ये डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद के। ये इकलौता इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है भारत में, याद रखिएगा। स्ट्रेटेजी के में पूछ ले जाते हैं कि कहाँ पर है ये। Which insurance companies have retained the domestic systemically important insurers tag for 2024-25? किन बीमा कंपनियों ने 2024-25 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता टैग बरकरार रखा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है LIC, द न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC री। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC री, ये तीनों ही 2024-25 के लिए डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स बने रहेंगे, ऐसा IRDAI ने कहा है।
अब इसका मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, यानी कि इस तरह की इंश्योरेंस कंपनीज जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, जिनकी मार्केट इंपॉर्टेंस काफ़ी है, डोमेस्टिकली हो चाहे वो ग्लोबली हो, और अगर ये कंपनीज फेल हो जाती हैं तो इनका असर जो है इतना गहरा हो सकता है कि जो सिस्टम है पूरा वो फेल हो सकता है, जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम है वो फेल हो सकता है। इसलिए इन पर काफ़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है। तो उन कंपनीज को बोलते हैं डोमेस्टिक सिस्टमली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। इसी तरह से बैंक्स भी आते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमली इंपॉर्टेंट बैंक्स, यानी कि जो काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण बैंक है, अगर वो फेल हो गए तो जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरा लड़खड़ा जाएगा। तो जनवरी 2019 में IRDAI ने कमिटी फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट की थी इस डोमेस्टिक सिस्टम इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस टैग के लिए। LIC आप सभी जानते हैं, लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश की। न्यू इंडिया लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। और GIC इकलौती री इंश्योरर है हमारे देश में। आगे पढ़ेंगे री इंश्योरर का मतलब क्या है। विच टीम वॉन द विमेंस प्रीमियर लीग टाइटल इन 2024? 2024 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस ने अपना दूसरा विमेंस प्रीमियर लीग टाइटल जीता है ना। 3 सीज़न अब तक हुए हैं और दूसरा टाइटल है इनका ये। एक टाइटल उसने जीता है बेंगलुरु ने। तो फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने हराया है 8 रन से, और ये फाइनल खेला गया ब्राबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, वहीं नेट सीवर ब्रिंट को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है। ऑरेंज कैप भी सीवर ब्रिंट के पास गई है और अमेलिया पर्पल कैप की हकदार बनी। 2025 का जो ये विमेंस प्रीमियर लीग था, 3rd सीजन था विमेंस प्रीमियर लीग का, BCCI द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 5 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट की है। Which company has received IRDAI approval to commence reinsurance business in India as the first private reinsurer? किस कंपनी को भारत में पहली निजी पुनः बीमाकर्ता के रूप में पुनर्बीमा कारोबार शुरू करने के लिए IRDAI की मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, वैल्यूएटिक्स री। वैल्यूएटिक्स री, इस कंपनी को प्रमोट किया जाता है FAL कॉर्पोरेशन और गो डिजिट फाउंडर कमेश गोयल के द्वारा। इसे IRDAI से मंजूरी मिल गई है कि ये भारत में री इंश्योरेंस बिजनेस कर सकती है। तो पहली प्राइवेट री इंश्योरर कंपनी है जो इस तरह का बिजनेस करेगी। री इंश्योरर का GIC आपने देखा, ठीक है, वो जो है इकलौती कंपनी है अभी, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरर बनेगी हमारे देश में। अब री इंश्योरर का मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे। बाकी ये लाइन देख लीजिए, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन री, ये इकलौती री इंश्योरेंस कंपनी है जो भारत में कार्य कर रही है। री इंश्योरेंस कंपनी का मतलब क्या होता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी का ही इंश्योरेंस कर दे रहे हो। री लिखा है ना, यानी कि आप इंश्योरेंस कंपनी का ही इंश्योरेंस कर देते हो। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी को जो है काफ़ी बर्डन उनके ऊपर पड़ जाता है, इस तरह का क्लेम उन्हें देना पड़ जाता है कि उनके हाथ से निकल जाता है इतना क्लेम देना, तो वो अपना इंश्योरेंस करा के रखते हैं। कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम जो है हमारा जो हमें कंपनसेशन देना है दूसरों को, उसको हम शेयर कर सकें। मान लीजिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ है, आप किसी कंपनी में मान लो कोई 500 करोड़ का जो है क्लेम किया, कुछ घाटा उसमें हो गया। अब इकलौती कंपनी कैसे देगी? हालांकि उसने इंश्योरेंस किया हुआ है उस कंपनी का, फैक्ट्री का पूरा क्लेम किया हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या किया था, पहले ही अपना री इंश्योरेंस करवाया हुआ था किसी कंपनी से, मान लीजिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से, ठीक है। तो उसने कराया था, अब क्या कहेगा वो कि 250 करोड़ तुम दे दो, जिसने उस इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम कराया हुआ था, और 250 करोड़ ये दे देगी, ICICI दे देगी। तो इस तरह से जो बर्डन है वो कम हो जाता है। तो कभी कभी इस तरह की सिचुएशन भी आ जाती है। तो किसी इंश्योरेंस कंपनी का भी इंश्योरेंस अगर किया जाए तो जो करती है इस तरह का काम वो री इंश्योरेंस कहलाता है। एट प्रेजेंट भारत में 13 फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस हैं जो ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा सेटअप की गई, जैसे म्यूनिक री, स्विस री, लॉर्ड्स ऑफ लंदन, ये सभी। हाउ मेनी न्यू प्रॉपर्टीज हैव बीन एडेड टू इंडियाज टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? भारत की संभावित यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कितनी नई संपत्तियां शामिल की गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 6। तो 6 प्रॉपर्टीज जो कि अलग अलग स्टेट्स में फैली हुई है, उन्हें इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए। तो अब इस तरह की जो टेंटेटिव लिस्ट में जो साइट्स हैं उनकी संख्या 62 हो गई है। देखिए, अगर आप किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो पहले आपको, यानी कि उस कंट्री को, उन साइट्स को जिसको वो चाहता है टेंटेटिव लिस्ट में डालना पड़ता है।
तो ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो है इनमें कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, मुदुमल मेगालिथिक मेनहाइट्स ये तेलंगाना में है, अशोकन एडिक्ट साइट्स अलग अलग स्टेट्स में है, और 64 योगिनी टेम्पल्स भी अलग अलग स्टेट्स में, गुप्ता टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया ये भी अलग अलग स्टेट्स में, और जो पैलेस फोर्ट्रेसेस हैं बुंदेलाज के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, इन सभी को इसमें ऐड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट में। बाकी आप जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत की ओर से अब तक 43 साइट्स हैं, जिसमें 35 तो कल्चर कैटेगरी में है, 7 नेचुरल कैटेगरी में है और 1 मिक्स्ड कैटेगरी में है। व्हाट इज़ द टोटल बजट एलोकेटेड फॉर डेवलपिंग 160 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया? भारत में 116 नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 4088 करोड़ रुपए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 116 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस सैंक्शन किए हैं पूरे देश भर में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनको डेवलप किया जाएगा। कॉस्ट रहेगी 4088 करोड़ रुपए। तो 64 साइट्स तो इसमें स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत सैंक्शन की गई है, 42 को चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के तहत की गई है, और 40 को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत की गई है। स्वदेश दर्शन स्कीम आप सभी जानते हैं यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री की ये स्कीम है, सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड कराया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि थीम बेस्ड रहते हैं, जैसे बुद्धा से संबंधित साइट्स हो गई और जैन धर्म से संबंधित साइट्स हो गई, इस तरह से। विच इंडियन एथलीट रिसेंटली अचीव्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर होल्डिंग हरक्यूलिस पिलर्स? हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने हरक्यूलिस स्तंभों को पकड़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है वेस्पी खराडी। तो इंडियन एथलीट हैं वेस्पी खराडी, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किया है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन तक इन्होंने हरक्यूलिस पिलर्स को होल्ड करके रखा है सूरत गुजरात में। ये देखो ये पिलर्स होल्ड कर रखे हैं, पिलर्स तो दिख नहीं रहे हैं इसमें, दोनों साइड में हैं चैन से बंधे हुए, तो इनमें काफ़ी वेट होता है। ठीक है, एक का वेट तो 166.7 kg था, दूसरे का 168.9 kg था। तो 2 मिनट और 10.75 सेकेंड तक इन्होंने होल्ड करके रखा। 123 इंचेस की इनकी हाइट थी, 20.5 इंच डायमीटर थी। What is the maximum percentage allowed for offer for sale under the new SME IPO regulations by SEBI? SEBI द्वारा नए SME IPO नियमों के तहत ऑफर फॉर सेल के लिए अधिकतम प्रतिशत कितना अलाउ है? सही आंसर ऑप्शन सी है 20%। देखिए सेबी ने कुछ, मैं पहले आपको पूरा बता देता हूँ इसमें क्या क्या है, फिर आपको समझाऊंगा। देखिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है। कोई कंपनी आईपीओ लाती है ना, आईपीओ का मतलब क्या है, वो अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है। अब तक उसी के पास थे या फिर जो गिने चुने लोग हैं, अब कह रही है कि पब्लिक भी हमारे शेयर जो है खरीद सकती है, हमारी भागीदार बन सकती है कंपनी में। ठीक है, तो पब्लिक शेयर खरीदती है और कंपनी के पास क्या आता है, पैसा आता है, शेयर बेचती है ना कंपनी। तो उन्होंने कहा है कि 20% लिमिट रहेगी ऑफर फॉर सेल की, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उस कंपनी के, वो केवल टोटल आईपीओ का 20% ही सेल कर सकते हैं। मान लो 100 करोड़ का आईपीओ ला रही है कोई कंपनी, तो जो टोटल इन्वेस्टर्स हैं उसके, फिलहाल जो इन्वेस्टर्स हैं वो 20%, केवल 20 करोड़ ही जो है ऑफर कर सकते हैं पब्लिक के लिए। दूसरी बात इसमें कहा है कि कोई भी कंपनी आईपीओ ला रही है तो पिछले जो 3 फाइनेंशियल ईयर हैं उनमें से 2 फाइनेंशियल ईयर में उसका 1 करोड़ रुपये तक का प्रॉफिट मिनिमम होना आवश्यक है। ठीक है, और तीसरी बात इसमें ये कही है कि आप या तो 10 करोड़ रुपए या फिर टोटल आईपीओ जितने का आप लाए हैं उसका केवल 15% तक ही आप अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए 100 करोड़ का आईपीओ लाए, केवल 15% या फिर 10 करोड़ जो भी आपका मैक्सिमम हो सकता है, तो 15% यानी कि 15 करोड़ आप यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए उस आईपीओ में से। ठीक है, ये बात कही है। और जो भी आईपीओ का पूरा डॉक्यूमेंट है वो 21 डेज़ पहले आप पब्लिक के सामने रख देंगे कि ये हमारी आईपीओ की डिटेल्स हैं। विच टीम वॉन द इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 2025? अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग T20 2025 किस टीम ने जीती? राइट आंसर ऑप्शन है इंडिया मास्टर्स। तो सचिन तेंदुलकर के नेतृत्व वाली इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स, जिसका नेतृत्व ब्रायन लारा ने किया, इन्हें हरा दिया है 6 विकेट से फाइनल में, और इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 2025 जीत लिया है। ये फाइनल खेला गया शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। तो इस पूरे टूर्नामेंट में 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो जो अभी ये रिटायर प्लेयर है इन्होंने इससे पार्टिसिपेट किया था, क्रिकेट संबंधित है ये। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बीइंग सेटअप? भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी है मुंबई।
तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि $1 बिलियन का फंड हम सेटअप करेंगे भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए। और ये भी कहा है कि मुंबई में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बन रहा है, उसके लिए 400 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया गया है। क्रिएटिव इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी भी कहते हैं। क्रिएटिव इकोनॉमी को अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो मान लीजिए कोई कुकिंग चैनल है किसी व्यक्ति का। अब वो कुकिंग चैनल है, उसने वीडियो अपलोड की, पहले उसने कुछ बनाया, उसके बाद उसने वीडियो को एडिट किया, ठीक है, कुछ कट किए, कुछ साउंड ऐड किए, म्यूजिक ऐड किया, ठीक है, अलग अलग VFX भी ऐड किया, और भी जो ऐड हो सकता है वो किया, कलरिंग की, ठीक है। अच्छा, फिर पूरा सेटअप हो गया, उसके बाद उसने अपलोड किया, अपलोड कर दिया, तो उसके बाद एक तो ऐड यूट्यूब में ऐड के जरिए उसके पास पैसा आया। उसके बाद फिर उसने किसी मसाले का भी बीच में मार्केटिंग कर दी, मसाले की कंपनी ने उनको जो है पैसे दे दिए, या बीच में कुछ और उसने स्पॉन्सर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से उसने पैसा कमाया, तो इसको क्रिएटिव इकोनॉमी बोल रहे हैं, यानी कि आपने कई चीज़ें उसमें यूज़ की हैं, समझ रहे आप। मान लीजिए आपने उसमें म्यूज़िक भी किया, आपने उसमें अपना जो है ऐड से भी पैसा कमाया, आपने उसमें वीडियो एडिटिंग भी की थी, आपने बनाया भी था, इसको बोलते हैं क्रिएटिव। कुछ क्रिएटिव हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी। तो इस तरह की इकोनॉमी भारत में डेवलप की जाए। विच 3 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट नवल एक्सरसाइज मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025। अब इसको ये नहीं है कि केवल ये मैं आपको एक एग्जांपल बताया किस तरह क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब है। जैसे आप बॉलीवुड समझ लें, बॉलीवुड भी एक तरह की क्रिएटिव इकोनॉमी है। कोई पिक्चर बनती है, मान लीजिए जवान फिल्म बनी थी, उसने इतना पैसा कमाया, तो उसमें कितनी सारी लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है। जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उसके साथ कई स्टाफ रहे होंगे, कोरियोग्राफर के साथ कई स्टाफ रहे होंगे, स्क्रीन प्ले के लिए काफ़ी स्टार रहे होंगे, ठीक है। स्टूडियो सेटअप किया होगा, उसमें कई लोगों ने काम किया होगा, तो उसको बोलते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 में किन 3 देशों ने भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन बी है, चाइना, ईरान, रशिया। देखिए, आप में से कई एस्पिरेंट का ये रहता है, मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर आप समझाते नहीं हो। देखो, मेरा क्या है, आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए हो। जो समझाने की चीज़ आएगी, कोई टेक्निकल चीज़ आएगी, तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बाकी अब मेरे कंटेंट औरों से अलग किस तरह से है, जो समझाने वाली बात है वो मैं आपको यहीं पर लिख के दे देता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं उसको पढ़ देता हूँ। कई जगह क्या होता है कि आपको वो जो समझाने वाली बात है वो मुँह से बोल के बता देंगे, पर वो लिखा नहीं रहता। पर मेरे में क्या है, जो समझाने वाली बात है वो लिखी भी रहेगी, उसको मैं आपको बोल कर भी बताऊँगा। अब कोई ऐसी चीज़ है जो आपके समझने लायक ही नहीं है, मतलब जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अब मैं उस पर इतना क्यों उस पर टाइम वेस्ट करूं। अब देखो, ये जो न्यूज़ है, या फिर आप इससे पहले वाली न्यूज़ देख लो, ये वाली न्यूज़ है, या फिर आप इससे पहले वाली न्यूज़ देख लो, ये न्यूज़ है। इनको आप अपने आप से सर्च करना, अभी गूगल में सर्च करना, और इन आर्टिकल्स को देखना कि इसमें कितना अनाप शनाप भरा हुआ है। अब सब कुछ मैं आपको नहीं लिख के देता, मैं आपको केवल उतना लिख के देता हूँ जितना आपके लिए ज़रूरी है, या आप किसी और चैनल पर किसी और मेटेरियल में देख लीजिएगा, जो आपके काम का नहीं है वो भी उसमें लिखा रहता है, ठीक है। अब कोई भी कंट्री चर्चा में है, अब आपको हर कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जानना ज़रूरी थोड़ी है। अरे बात समझ में। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किसी देश के प्रधानमंत्री ने कोई अवार्ड दिया, प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। या फिर हमारे देश में किसी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आया, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब ये नहीं कि जब भी कोई कंट्री पूरे डिस्कशन में आ रही है तभी आप उसका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है याद करोगे, ठीक है, तो वो सही नहीं है। माइंड में फालतू की बातें रखना हुआ वो। खैर, इसे देखते हैं। चाइना, ईरान और रशिया, इन्होंने जॉइंट नवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025। कहाँ पर की गई? गल्फ ऑफ ओमान में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। तो 5th ईयर है लगातार जब इन तीनों कंट्रीज़ ने इस ड्रिल में पार्टिसिपेट किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये ईरान और ओमान को सेपरेट करता है, ये याद रखिएगा। विच कंट्री फिनिश्ड ऑन टॉप ऑफ द मेडल स्टैंडिंग्स इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो भारत ने फर्स्ट एवर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री होस्ट किया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। भारत टॉप पर रहा है मेडल स्टैंडिंग में। टोटल 134 मेडल भारत ने जीत लिए, जिनमें 45 गोल्ड थे। उसके बाद फिर न्यूट्रल पैरा एथलीट्स उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस ये रहे हैं टॉप 5 में। टोटल 283 पैरा एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेस्ट कंडक्टेड बाय इसरो ऑन द सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE 2000? इसरो द्वारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE 2000 पर किए गए परीक्षण का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, पावर हेड टेस्ट आर्टिकल। देखिए, जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सक्सेसफुली
सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर होट टेस्ट कंडक्ट किया है, यानी कि उसकी एबिलिटी चेक की है। तो इसको पावर हेड टेस्ट आर्टिकल बोला गया है इस टेस्ट को। तो ये पहला हार्डवेयर टेस्ट था सेमी क्रायो इंजन के डेवलपमेंट के लिए। तो जो PHT यानी कि पावर हेड टेस्ट आर्टिकल, तो इसमें वैलिडेट किया गया अलग अलग जो ऐसे गैस जनरेटर, टर्बो पंप्स, प्री बर्नर, कंट्रोलर कंपोनेंट्स, इन सभी को कि ये सही कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखिए एक होता है क्रायोजेनिक इंजन, दूसरा होता है सेमी क्रायो इंजन्स। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को इसमें यूज़ किया जाता है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीजन केरोसिन का कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किया जाता है। विच एजेंसी हैज एस्टेब्लिश्ड फ्रंटियर टेक हब, किस एजेंसी ने फ्रंटियर टेक हब की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन ए है इसरो। तो नीति आयोग ने, माफ कीजिएगा, नीति आयोग इसका आंसर, ऑप्शन डी। PDF में सही कर दूंगा मैं, गलती से लिखा गया इसमें इसरो। तो नीति आयोग ने नीति फ्रंटियर टेक हब हाल ही में स्टैब्लिश किया है, और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप में जो ये नीति फ्रंटियर टेक हब है, इन्होंने स्ट्रेटेजिक पेपर भी एक रिलीज़ किया है क्वांटम कंप्यूटिंग में, और बताया कि 5 वेज हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी को भारत में बढ़ाने के लिए। एक तो है क्रिप्टोग्राफी, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस गैदरिंग, मिलिट्री एप्लीकेशन, इकोनॉमिक वारफेयर और जियोपॉलिटिकल पावर। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द पंच मिशन टू स्टडी द सोलर कोरोना? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सौर कोरोना का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगी? सही आंसर ऑप्शन बी नासा है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये अपना लेटेस्ट सोलर मिशन लॉन्च करने वाली, इसका नाम है पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलिस्फेयर पंच। और ये कोरोना, जो सोलर कोरोना है उसकी स्टडी करेगा। सोलर कोरोना मतलब जो सन का एटमॉस्फेयर है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको। तो ये पिछले 18 महीनों में तीसरा सोलर मिशन रहने वाला है। इससे पहले हमने आदित्य L1 मिशन देखा इसरो का, प्रोबा 3 मिशन देखा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। वेयर वॉज द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 इनोग्रेट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 को इनोग्रेट किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग भी इसमें मौजूद रहे। तो जो ये स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप है ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में स्थित है, और जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं अपने एक्सपीरियंस, सक्सेसेस, फेलर्स, इन सभी को बताएं युवाओं को ताकि वो सीख सकें, ये इसका मकसद है। इन विच इंडियन स्टेट इज़ न्योकुम यूलो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? न्योकुम यूलो त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने न्यूकोम यूलो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है। नीशी कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो 2 वर्ड से बना, एक तो न्योक इसका मतलब लैंड यानी कि अर्थ, और कुम मतलब है कलेक्टिवनेस या फिर टुगेदरनेस। Where did the Reserve Bank of India recently organize the annual conference of ombudsman? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस स्थान पर वार्षिक ओम्बुड्समैन सम्मेलन आयोजित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है मुंबई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र में एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ RBI ओम्बुड्समैन को ऑर्गेनाइज किया है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रीवेंस रिड्रेस द AI एडवांटेज। संजय मल्होत्रा जो कि गवर्नर हैं RBI के, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया, और इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य भी थे जो कि RBI की कमेटी है फ्री AI पर, उसके अध्यक्ष हैं। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री? ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है लैंडो नॉरिस। तो लैंडो नॉरिस इन्होंने 2025 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीत लिया है। ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में मैक्लेरन के लिए रेसिंग करते हैं। ये इस सीज़न की, अब जो इस सीज़न शुरू हो रहा है 2025 का, इसकी पहली रेस है ये ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री। What is LIC's rank among the world's strongest insurance brands in 2025? 2025 में दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांडों में LIC की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है 3rd। देखिए जो कलेक्टिव ब्रांड वैल्यू है LIC की और SBI लाइफ की, ये 35% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ऐसा बताया गया है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रैंकिंग में। और जो कंबाइंड ब्रांड वैल्यू है भारत के इंश्योरेंस सेक्टर की वो 14.9 बिलियन US की है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ये वर्ल्ड का 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है, और जिसका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स है ये 100 में से 88 है। पोलैंड बेस्ड
PZU, ये टॉप स्पॉट पर है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में। इसका जो स्कोर है ये 94.4 है। इसके बाद फिर चाइना लाइफ इंश्योरेंस आता है। अगर हम ओवरऑल ब्रांड वैल्यू में बात करें तो LIC 12वें पोजीशन पर है मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स की लिस्ट में। ऊपर क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये क्या है, वैल्यूएबल। और वहीं SBI लाइफ ये 74th पोजीशन पर है। पिंग AN इंश्योरेंस ये मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है। निसे या निपॉन लाइफ इंश्योरेंस ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस ब्रांड है। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द प्राग मास्टर्स 2025 टाइटल, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्राग मास्टर 2025 का खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अरविंद चिदम्बरम। तो भारत की जो ग्रैंड मास्टर हैं अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने प्राग मास्टर्स 2025 टाइटल जीत लिया है और इन्होंने ड्रॉ खेला फाइनल में गुरेल एड्जिस के साथ, टर्की के हैं ये। तो इनका स्कोर ओवरऑल सबसे ज़्यादा रहा, इसलिए ये प्राग मास्टर्स 2025 टाइटल जीत गए। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद BEL फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउ मैनी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद के लिए BEL के साथ अनुबंध किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 149। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस खरीदे जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। टोटल कॉस्ट 1220.12 करोड़ रुपए की रहेगी। तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट रेडियोज़ हैं ये सिक्योर और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। विद विच इंडोनेशियन ऑर्गेनाइजेशन हैज ट्राइफेड पार्टनर टू प्रमोट ट्राइबल बिजनेसेस। ट्राइफेड ने ट्राइबल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किस इंडोनेशियाई संगठन के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, टोराज़मेलो। ट्राइफेड ने रिलायंस रिटेल, SCL फाउंडेशन और टोराज़मेलो इंडोनेशिया इनके साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो ट्राइबल बिजनेस हैं उनको और ऊपर ले जाया सके, रूरल इंडिया से मेन स्ट्रीम नेशनल लेवल तक ले जाया जा सके। मतलब गांव में जो बनाते हैं उनको एक मार्केट प्रोवाइड कर सकें, रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया की ओर ले जाया जा सके। तो रिलायंस रिटेल को ये लोग प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे, जो भी ट्राइबल लोग बनाते हैं वो प्रोडक्ट रिलायंस रिटेल को देंगे। रिलायंस रिटेल फिर उनको एक मार्केट देगा। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इम्पोज्ड ऑन JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 3.10 लाख रुपीज़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3.10 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने RBI की जो मास्टर डायरेक्शन NBFC सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016 है, इनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी। इन्होंने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 एंड द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रूल 2006 के कुछ प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड हुपरी और कल्लापन्ना अवधि इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड इन दोनों के अमलगमेशन की स्कीम को, यानी कि एक करने की स्कीम को सैंक्शन कर दिया है। तो अब जितनी ब्रांचेज हैं जवाहर सहकारी बैंक लिमिटेड हुपरी की, वो कल्लापन्ना सहकारी बैंक लिमिटेड की ब्रांचेस के तौर पर कार्य करेंगी। विच प्राइवेट सेक्टर कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द रियर फ्यूजलेज फॉर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A। किस निजी क्षेत्र कंपनी ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A के लिए रियर फ्यूजलेस का निर्माण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो देखिए जो अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। इसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु को रियर फ्यूजलेस हैंडओवर किए हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A के लिए। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने इनका निर्माण किया है। कोई भी एयरक्राफ्ट होता है उसकी मेन बॉडी होती है फ्यूजलेस, ठीक है, जो कि पायलट, पैसेंजर और कार्गो को होल्ड करके रखती है। जो रियर फ्यूजलेस है वो टेल सेक्शन को सपोर्ट करती है और भी जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें। कोल इंडिया लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू एस्टैब्लिश द सेंटर ऑफ क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए
किस संस्थान के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है IIT हैदराबाद। कोल इंडिया लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ, ताकि हैदराबाद में सेंटर ऑफ क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट ज़ीरो को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है CIL और IIT हैदराबाद के बीच, जिसका मकसद है क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना, जो कोल यूटिलाइजेशन है उसको डाइवर्सिफाई करना। तो जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कोल सेक्टर में सहायक हो सकती हैं, उनको एक्सप्लोर करना। Which project has been launched by the World Meteorological Organization to enhance climate monitoring and action? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है आई क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशंस और यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर आई क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है WM हेडक्वार्टर्स पर, और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट प्राप्त है हॉरिजॉन यूरोप वर्क प्रोग्राम 2023-2025 से। और इसका मकसद क्या है? जो क्लाइमेट संबंधित डेटा है उसको यूज़ करना, अलग अलग तरह के जैसे इनिशिएटिव ले जाते हैं, कोई लाइफ सेविंग स्ट्रेटजीज़ हो या फिर क्लाइमेट संबंधी या फिर जो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने संबंधित, ठीक है। तो 193 मेंबर स्टेट्स और टेरिटरीज इससे बेनिफिट प्राप्त करेंगे इस आई क्लाइमेट एक्शन से। Which country hosted the Sea Dragon 2025 naval exercise off the Guam coast? किस देश ने गुआम तट पर Sea Dragon 2025 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। Sea Dragon 2025 नवल एक्सरसाइज, ठीक है, ये 5 देशों के बीच में होती है और 5 देशों के नेवी के बीच में होती है, और इस बार हुई है गुआम कोस्ट में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की जो 7th फ्लीट है उसके द्वारा होस्ट किया गया। और इसमें देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट किया। एक तो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, US नेवी ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने पार्टिसिपेट किया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन ये 2019 से ही होती आ रही है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर 2024-25? 2024-25 के लिए अनुमानित खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1663.91 लाख मैट्रिक टन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप जैसे खरीफ एंड रबी के लिए जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन है वो बताया 2024-25 के लिए, मतलब कितना प्रोडक्शन इसका रहेगा। तो खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 1663.91 LMT बताया गया है। रबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन बताया गया है 1615.27 LMT। रबी क्रॉप्स आप सभी जानते हैं, इसको कल्टीवेट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में, नवंबर से अप्रैल। इसमें वीट, बार्ले, मस्टर्ड इस तरह की क्रॉप्स आती हैं। कूलर टेम्परेचर चाहिए होता है, लेस वाटर। खरीफ क्रॉप्स की बात करें मानसून सीजन में जून से अक्टूबर में कल्टीवेट की जाती है। राइस, मेज़, कॉटन आती है इसमें। हॉट और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती हैं, रेनफॉल भी ठीक ठाक होनी चाहिए। जायद क्रॉप्स रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है, यानी कि मार्च से जून तक, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सभी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट और लेस वाटर इनको चाहिए होता है। Who has been appointed as the executive board member for BCCI on the Asian Cricket Council Board? एशियाई क्रिकेट परिषद बोर्ड में BCCI के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है राजीव शुक्ला। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इन्होंने राजीव शुक्ला को अपॉइंट किया है एशियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड में एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर फॉर BCCI के लिए। वहीं आशीष शिलर, इन्हें BCCI का एक्स ऑफिशियो बोर्ड मेंबर नियुक्त किया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड में। तो क्यों आई ये अपॉइंटमेंट? क्योंकि जय शाह जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन है, ठीक है, इससे पहले ACC जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसके बोर्ड में थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉक्सकॉन्स फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल? फॉक्सकॉन के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है फॉक्सब्रेन। तो ताइवान की जो फॉक्सकॉन कंपनी है इसने अपना पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है और इस मॉडल का नाम है फॉक्सब्रेन, ठीक है। और फॉक्सकॉन आप जानते ही होंगे, जो आईफोन से उनको असेंबल करती है एप्पल के लिए, साथ ही एनवीडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर्स है उसको भी प्रोड्यूस करती है ये। और इसका जो ये मॉडल बनाया है इसने फॉक्सब्रेन, ये मेटालामा 3.1 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है।
Which insurer has announced a partnership with GIC Housing Finance Limited to provide credit life insurance solutions to home loan borrowers? किस बीमा कंपनी ने गृह ऋण उधारकर्ताओं को ऋण जीवन बीमा समाधान प्रदान करने के लिए GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, GIC हाउसिंग फाइनेंस। कैनरा HSBC, एक मिनट, अच्छा इसके ऑप्शंस जो हैं, एक्चुअली ये क्वेश्चन कैसे था ना, ये क्वेश्चन होना था इस तरह से कि कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ MOU साइन किया है, ठीक है, ताकि उनको लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके होम लोन बोरोवर्स के। इस तरह से क्वेश्चन होना था ये, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी वही आ गया और क्वेश्चन में जो दिया ही है आंसर, ठीक है, कोई नहीं, इसको सही कर देगा, माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से। चलिए, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप साइन की है GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ, ताकि जो होम लोन बोरोवर्स हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जा सके। दिस कोलैबोरेशन एम्स टू एंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर बोरोवर्स एंड देयर फैमिलीज बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट लोन लायबिलिटीज इन केस ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो वही जो इंश्योरेंस का काम होता है, ठीक है, इंश्योरेंस करवा लिया, कोई दिक्कत आई, कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर और कुछ आया, या घर में किसी घर में चोरी के भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में उनको क्लेम मिल सके, या फिर लोन लायबिलिटी जो होता है। वेयर वॉज द फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 हेल्ड? मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तहत आता है, इन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 ऑर्गेनाइज किया है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से आते हैं। NFDP मोबाइल एप्लीकेशन भी इस दौरान लॉन्च किया गया है, ताकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो एक्सेस है वो बढ़ सके, उसके बेनिफिट्स मिल सके। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करता है NFDP मोबाइल एप्लीकेशन, जो ये योजना है इसके तहत। What is the theme of 10th रायसीना डायलॉग 2025? 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का 10th एडिशन इनोग्रेट किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर लुक्सन ये इस कार्यक्रम के दौरान चीफ गेस्ट रहे। 2025 का जो एडिशन है रायसीना डायलॉग का, इसका थीम है कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। तो यहाँ पर 7 थीमेटिक पिलर्स हैं जिन पर डिस्कशन किया वेरियस ग्लोबल लीडर्स ने। पॉलिटिक्स अनइंटरप्टेड, शिफ्टिंग सैंड्स एंड राइजिंग टाइड्स। दूसरा है रिजॉल्विंग द ग्रीन ट्रायलेमा, हु, वेयर एंड हाउ। तीसरा है डिजिटल प्लेनेट, एजेंट्स, एजेंसीज एंड एब्सेंसेस। चौथा है मिलिटेंट मर्केंटिलिज्म, ट्रेड सप्लाई चेन्स एंड द एक्सचेंज रेट एडिक्शन। पांचवा है द टाइगर स्टिल, रीराइटिंग डेवलपमेंट विद अ न्यू प्लान। छठा है इन्वेस्टिंग इन पीस, ड्राइवर्स, इंस्टीट्यूशन एंड लीडरशिप। रायसीना डायलॉग जो है ये आपका जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। मतलब ग्लोबली क्या पॉलिटिक्स चल रही है, ग्लोबली क्या इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, उन पर डिस्कशन यहाँ पर किया जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने क्या मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाता है। The RBI won the Digital Transformation Award 2025 for which 2 digital initiatives? RBI ने किन 2 डिजिटल पहलों के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रभा एंड सारथी। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने सेंट्रल बैंकिंग्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जीता है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ये अवार्ड इन्हें दिया गया है प्रभा और सारथी, जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं इनके लिए। सारथी की बात करें, चैरियटियर इसका मतलब होता है हिंदी में, और जनवरी 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। आरबीआई का जो भी इंटरनल वर्क फ्लो है उसको डिजिटाइज कर दिया गया है। जैसे आरबीआई के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डॉक्यूमेंट इंटरनली शेयर कर सकते हैं डिजिटली, ठीक है, सेफ्टी बढ़ेगी और रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी उससे इम्प्रूव होगा। दूसरा है प्रवास सिस्टम, यानी कि स्मूथ फ्लो, हिंदी में हम कहें। मई 2024 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसमें जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, जैसे किसी को अपनी अप्रूवल चाहिए तो वो डिजिटली अपनी एप्लीकेशन इसमें सबमिट कर सकता है। विच कंट्री को चेयर द 14th ADMM प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म अलॉन्ग विथ इंडिया? किस देश ने भारत के साथ आतंकवाद रोधी 14वें
ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की सह अध्यक्षता की है। राइट आंसर ऑप्शन बी है मलेशिया। तो 14th मीटिंग ऑफ आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, ये नई दिल्ली में हुआ है। भारत और मलेशिया ने इस मीटिंग की सह अध्यक्षता की है। पहली बार हुआ है जब भारत ने इस तरह का काउंटर टेररिज्म ग्रुप की अध्यक्षता की हो। तो 10 आसियान मेंबर जो है जैसे ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, इन्होंने तो इसमें पार्टिसिपेट किया ही। साथ साथ जो 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इन्होंने भी इसे अटेंड किया है। जो ये ADMM प्लस है ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आसियान नेशन और उनके जो डायलॉग पार्टनर्स हैं उनके लिए, डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, और 7 प्रायोरिटीज़ एरिया है जिन पर डिस्कशन क्या होता है, जैसे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, मिलिट्री मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी। Which entity has been authorized by Finance Ministry to issue zero coupon bonds to raise up to 10,000 crore rupees? वित्त मंत्रालय ने किस संस्था को 10,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए जीरो कूपन बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जीरो कूपन बॉन्ड नोटिफाई करने के लिए आज्ञा दे दी है, और ये जो कंपनी है ये 10,000 करोड़ रुपए तक रेस कर सकती है जीरो कूपन बॉन्ड इशू करके। जीरो कूपन बोर्ड का मतलब जीरो कूपन बॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है? ये एक इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि आप एक डिस्काउंट प्राइस पर बॉन्ड खरीदते हैं, ठीक है, और बाद में जो उस बॉन्ड की ओरिजिनल वैल्यू वो आपको प्राप्त होती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 रुपये का एक बॉन्ड इशू किया, एक कागज़ की तरह, एक पेपर की तरह समझ सकते हैं कि 100 रुपये का एक पेपर आपको दे दिया, उसकी वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन आपको कहा कि आप केवल 50 रुपये में ख़रीद दो, लेकिन 10 साल बाद वापस आपको 100 रुपये हम देंगे। ख़रीदो आप 50 में, लेकिन बाद में हम वापस आपको कितने देंगे? 100 रुपये ही देंगे, ठीक है। लेकिन इस बीच कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इन 10 सालों में कि आप इंटरेस्ट उसमें कमा रहे हो। एक बार आपने ख़रीद लिया, डिस्काउंटेड प्राइस इसी को बोलते हैं, है 100 का, पर आपने ख़रीदा कितने का? 50 का, और 10 साल बाद फिर आपको 50 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट 50 का हो गया। इसी तरह से जैसे ये बॉन्ड है, इसको 49,546 रुपये के डिस्काउंट पर इशू किया जाएगा, जबकि इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपये, यानी कि इन्वेस्टर जो है 50,454 रुपये में इसको खरीदेगा, और मैच्योरिटी के टाइम उसे 1 लाख रुपये मिलेंगे। अब मैच्योरिटी उसकी 121 मंथ भी हो सकती है, 10 साल भी, 1 मंथ भी। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 20 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है 2025 में। इस डे का थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। UN फ्रेंच लैंग्वेज डे भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। अच्छा, एक डे थोड़ा बैक डेट का देखेंगे, 14 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, और मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी, ये इसका थीम रहा 2025 में। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज अस्त्र? अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एयर टू एयर मिसाइल। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इन्होंने सक्सेसफुली अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च की है LCAF Mark 1 प्रोटोटाइप फाइटर एयरक्राफ्ट से, और ये जो टेस्ट लॉन्च है चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। तो इसने जो इसके टारगेट पर जो मिसाइल थी, फ्लाइंग टारगेट, ठीक है, उसको हिट किया, और सभी ऑब्जेक्टिव्स के पूरे किए गए। तो कल NICL असिस्टेंट का भी रिजल्ट आ गया, और आप में से कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ होगा, तो सबको बहुत बहुत बधाई। एक मैसेज मेरे पास आया था राहुल शर्मा का, तो इनका ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। इसके अलावा इनके 2-3 रिज़ल्ट और अभी पेंडिंग है, IBPS PO का भी पेंडिंग है फाइनल, ठीक है। तो इस तरह की भी एस्पिरेंट है। देखिए, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कई मेहनत करने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है, ठीक है, वो मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं वो मेहनत भी करते हैं, और उनके 3-3, 4-4 रिजल्ट लाइनअप रहते हैं, एक आया उसमें हो गया, दूसरा आया चलो नहीं हुआ, फिर तीसरा आया उसमें भी हो गया। इस तरह से भी होता है किसी किसी के साथ, ठीक है। तो आप लोग अपनी मेहनत, जिस दिन आप लोग हार गए, मेहनत करना, ठीक है, कभी हारना नहीं है, भले ही थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, किसी को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को सफलता मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने आप को कंपेयर ना करें किसी दूसरे की सफलता से। अगर आपका अप्रोच सही है, आपका स्टडी मेथड सही है, आपके सोर्सेज सही है, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।
ये बात अपने ध्यान रखिएगा। RBI recently reduced the risk weight on bank loans to NBFCs and MFIs to what percentage? RBI ने हाल ही में NBFC और MFIs के लिए बैंक ऋण पर जोखिम भार को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 100%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिस्क वेट्स ऑन बैंक लोन्स है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए इसको 125% से घटाकर 100% कर दिया है। तो इतना ही पहले था, जो नवंबर 2023 से पहले भी इतना ही था, बीच में RBI ने 125% कर दिया था। इसका मतलब क्या है ना, आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखो ये आप पढ़ लीजिएगा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। अगर मैं बताऊं, मान लीजिए बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया किसी कंपनी को, NBFC को ही दे दिया मान लो, तो पहले ये 125% था जो रिस्क वेट है बैंक लोन पर, 125% था। इसका मतलब क्या होता है कि बैंक के पास पैसा होना चाहिए जो अगर आपने कोई लोन दिया है उसका पैसा आप पे वापस नहीं आता, उसको कवर करने के लिए थोड़ा बहुत। तो मान लो 100 करोड़ का लोन बैंक ने दिया किसी NBFC को। अब जो ये रिस्क वेट ऑन बैंक है ये है मान लो 125 करोड़ था पहले, ठीक है, 125% था पहले। तो 100 करोड़ का 125% निकाला, यानी कि बैंक को अपने पास, जब बैंक 100 करोड़ का लोन दे रहा है तो उसके पास 12.5 करोड़ रुपए होने चाहिए, अलग से उसे रखने हैं उस लोन के लिए, ठीक है, एक तरह का बैकअप कह सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो RBI इसने 100% कर दिया, यानी कि अब उसे केवल 10 करोड़ रखने हैं। तो बैंक के पास ओबियसली अब जब ये 100% रखना है तो पैसा बैंक के पास ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा वो लैंड कर सकता है और इंटरेस्ट भी थोड़ा कम चार्ज करेगा। जब ये रेशो ज़्यादा हो जाता है, जैसे 125% था, तो बैंक को ज़्यादा पैसा अपना निकालना पड़ता है, तो इसलिए वो उस पर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिस्क वेट ऑन बैंक लोन्स। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। लास्ट उसमें लिखा भी है, हाई रिस्क वेट इंक्रीज कैपिटल रिक्वायरमेंट मेकिंग लोन कॉस्टलियर वाइल लोअर रिस्क वेट रिड्यूसेस कैपिटल नीड्स इनेबलिंग मोर लैंडिंग। From which spaceport did European rocket Ariane 6 lift off in its first fully operational launch? यूरोपियन रॉकेट एरियान 6 ने अपना पहला पूर्णतः प्रचालनात्मक परीक्षण किस अंतरिक्ष केंद्र से किया? राइट आंसर ऑप्शन भी है कोरू स्पेसपोर्ट, फ्रेंच गुयाना। तो यूरोप का जो नया एरियन 6 रॉकेट है वो सक्सेसफुली इसने फ्रेंच स्पाई सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में भेज दिया है, और ये फर्स्ट ऑपरेशनल लॉन्च था इस रॉकेट का। सैटेलाइट थी CSO-3 रिकनाइज सैटेलाइट कुहू, हाँ, और इसको कहाँ से भेजा गया? कोरू, फ्रेंच गुयाना से। कुहू फाइनेंस वी रिसेंटली रिसीव्ड RBI's अप्रूवल फॉर NBFC ऑपरेट्स इन विच सेक्टर? कुहू फाइनेंस जिसे हाल ही में NBFC के लिए RBI की मंजूरी मिली, किस क्षेत्र में काम करती है? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्टूडेंट लोन्स एंड फिनटेक। तो वेस्ट रिच कैपिटल बैक्ड स्टूडेंट लोन फिनटेक स्टार्टअप कुहू फाइनेंस, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिल गया है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह ऑपरेट कर सकती है, और इसका अगर हम बिजनेस कहें 2 करोड़ रुपए तक का लोन ही ऑफर कर सकती है एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, अपर स्किलिंग कोर्सेज के लिए किसी को लोन चाहिए तो इनसे ले सकते हैं। सिविल जागरण इज अ पार्टनरशिप बिटवीन विच टू ऑर्गेनाइजेशन? सिविल जागरण के इन दो संगठनों के बीच साझेदारी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है ट्रांस यूनियन सिविल एंड फीस। तो ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट फीस, इन दोनों ने कहा है कि हम साझेदारी कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी और क्रेडिट अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत में, और इसके लिए हमने सिविल जागरण भी लॉन्च किया, एक इनिशिएटिव है। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो ट्रांस यूनियन सिविल है ये नॉलेज एंड एक्सपर्टीज प्रोवाइड कराएगा और कस्टमाइज एजुकेशन कंटेंट डेवलप करेगा। वहीं जो फेस है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फिनटेक सेक्टर में। ये भी 165 प्लस फिनटेक मेंबर्स का जो इसका नेटवर्क है उसके साथ मिलकर फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करेगा। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉन द ACI ASQ अवार्ड 2024 इन विच कैटेगरी? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किस श्रेणी में ACI ASQ पुरस्कार 2024 जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, इसको ACI ASQ अवार्ड फॉर बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली इन 2024 दिया गया है। लगातार तीसरी बार इसने अवार्ड जीता है, तो पैसेंजर द्वारा वोट करके जीता। JMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कि ओनर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की, इसे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 दिया गया है। किस कैटेगरी के लिए? बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में। तो ये 7th कंसेक्यूटिव ईयर है
जब दिल्ली एयरपोर्ट को इस तरह का अवार्ड दिया गया है। विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद Xiaomi इंडिया टू प्री इंस्टॉल इट्स मोबाइल ऐप मार्केट प्लेस ऑन डिवाइसेस। किस कंपनी ने अपने मोबाइल ऐप मार्केट प्लेस को डिवाइसों पर प्री इंस्टॉल करने के लिए Xiaomi इंडिया के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है फ़ोन पे। तो वॉलमार्ट ऑन इंडस ऐप स्टोर, इसने Xiaomi इंडिया के साथ एक मल्टी ईयर अलायंस साइन किया है। जो Xiaomi इंडिया के फ़ोन है जो भारत में बेचे जा रहे हैं उनमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल मोबाइल ऐप मार्केट प्लेस रहेगा। और अब तक कौन सा आता था इसमें? गेट ऐप्स Xiaomi इंडिया में, लेकिन अब इंडस ऐप स्टोर इसमें रहेगा। तो फ़ोन पे ने इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया था फरवरी 2024 में। और यहाँ पर क्या है, जो डेवलपर्स जो है अपनी ऐप को डेवलप कर सकते हैं, जैसे गूगल प्ले स्टोर है इसी तरह से। तो डेवलपर यहाँ पर अपनी ऐप इसमें लिस्ट कर सकते हैं 12 इंडियन लैंग्वेजेस में, इंग्लिश के अलावा। हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 69th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन। महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है अन्नपूर्णा देवी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेलीगेशन जिसकी अध्यक्षता अन्नपूर्णा देवी ने की, या नेतृत्व अन्नपूर्णा देवी ने किया, जो कि यूनियन मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के 69 सेशन में पार्टिसिपेट किया है यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो ये जो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का ही एक हिस्सा है। विच टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की टीम ने जीती? राइट आंसर ऑप्शन सी है झारखंड। तो झारखंड ने हरियाणा को हराकर 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीती है पंचकुला हरियाणा में। तीसरे नंबर पर हॉकी मिजोरम रहा, चौथे नंबर पर हॉकी महाराष्ट्र। विच लॉजिस्टिक कंपनी हैज पार्टनर विद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन टू इंट्रोड्यूस एन अर्बन फ्रेट सर्विस। किस लॉजिस्टिक्स कंपनी ने शहरी माल कार्गो सेवा शुरू करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है ब्लू डार्ट। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ब्लू डार्ट जो कि लॉजिस्टिक प्रोवाइडर इसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो अर्बन फ्रेट या कार्गो है उसको जो है मेट्रो के ज़रिए भेजा जा सके। ठीक है, तो कोई सामान भेजना है ब्लू डार्ट को तो वो मेट्रो के ज़रिए भेज सकता है। अब एक तो ट्रैफिक से बच जाएगा, समय का जो समय की भी बचत होगी। Who won the बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर मैन एट द हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2024। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया इन्हें टॉप ऑनर्स मिले हैं हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2024 न्यू दिल्ली में। हरमनप्रीत को बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी, वहीं सविता पुनिया को बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर इन विमेंस कैटेगरी दिया गया है। सविता ने गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है। और इस बार की सेरेमनी इसलिए भी खास थी क्योंकि जो भारत का 1975 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विन रहा था उसकी गोल्डन जुबली भी है और जो भी उसके प्लेयर्स रहे हैं उनको सम्मानित भी किया गया। तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड फॉर गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया को मिला। हॉकी इंडिया प्रगट सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर ऑफ द ईयर अमित रोहिदास को मिला। इसी तरह से अवार्ड आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, मेन वही है जो मैंने आपको बताए हैं, मतलब जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो सब अवार्ड ये जो है काबिल तारीफ़ हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है फॉरेस्ट एंड फूड। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 28 नवंबर 2012 को एक रेजोल्यूशन पास किया गया था ये डे मनाने के लिए। 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का थीम रहेगा फॉरेस्ट एंड फूड। देखिए जो वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट है या हम कहें स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024, इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया था। इसमें बताया गया कि 2020 में जो ग्लोबल फॉरेस्ट कवर है यानी कि ग्लोबली जो फॉरेस्ट कवर है ठीक है वो 4.1 बिलियन हेक्टेयर्स का या फिर लैंड एरिया का 31% है। और रशियन फेडरेशन, ब्राज़ील, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना ग्लोबल फॉरेस्ट का 54% शेयर इनमें है। अच्छा, वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर्स भी 21 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। विश्व डाउन सिंड्रोम
दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मार्च 21। तो दिसंबर 2011 में यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को मनाया जाएगा। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति में क्रोमोसोम 21 का एक एक्स्ट्रा पार्सल या फिर एक्स्ट्रा कॉपी जो है डेवलप हो जाती है तो उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। अब तक कारण नहीं पता है कि क्यों होता है ऐसा, लेकिन एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और डेवलपमेंट इश्यूज़ आते हैं, जैसे व्यक्ति के विकास में काफ़ी डिले होता है, ठीक है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या फिर फिजिकल फीचर्स हो। कोई भी क्योर नहीं है डाउन सिंड्रोम की अब तक। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड पोएट्री डे ऑब्जर्व एनुअली? विश्व कविता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मार्च 21। तो वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया था 1999 में। देखिए 21 मार्च को कितने सारे दिन हैं। वर्ल्ड पोएट्री डे 2025 का थीम रहेगा पोएट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। अच्छा, एक नवरोज़ भी आता है, नौरूज़ भी बोलते हैं इसको, पर्शियन कैलेंडर का नया साल होता है, इरानियन न्यू ईयर इसको बोलते हैं। और ये या तो 20 मार्च को या 21 मार्च को मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर है कि 21 मार्च को मनाया जा रहा है। जनरली ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्नल इक्विनॉक्स के दिन, यानी कि जिस दिन सेम लेंथ होती है डेज एंड नाइट की, उसको बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। तो 21 मार्च को मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम रहेगा 60th एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स रेशियल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। विच टेलीस्कोप वॉज यूज टू डिस्कवर द न्यू 128 मून्स ऑफ सैटर्न? शनि के नए 128 उपग्रहों की खोज के लिए किस दूरबीन का प्रयोग किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप। देखिए सैटर्न के 108 न्यू ऑफिशियल मून्स ऐड किए गए हैं, ऐसा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा है। तो हाल ही में एक एस्ट्रोनॉमर्स की टीम जिसकी अगुवाई की एडवर्ड एस्टोन ने ताइवान में, ठीक है, तो इन्होंने ये डिस्कवर किए हैं मून। आप सभी जानते हैं जो सैटर्न है, मून से अगर हम देखें तो 6th प्लेनेट है ये, मून से दूरी की बात करें। और अब इसके टोटल 274 मून्स हो गए हैं। किसी भी प्लेनेट के सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मून इसके हो गए हैं। अब तक इसके हुआ करते थे जुपिटर के, इसे मून किंग कहा जाता था, पर अब जुपिटर केवल 95 ही बचे हैं। अच्छा, जो 128 मून्स डिस्कवर किए गए हैं ये कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के जरिए किए गए हैं। Who is the current Prime Minister of New Zealand who visited India for the Defence Cooperation Agreement? न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने रक्षा सहयोग समझौते के लिए भारत का दौरा किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर लक्सन। इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया है। न्यूजीलैंड 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का एक हिस्सा है, आप सभी जानते हैं, पहले भी इस पर क्वेश्चन कराए गए हैं। साथ ही मैरीटाइम सेफ्टी पर भी दोनों देशों के बीच डायलॉग हुआ है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर लक्सन के बीच वार्तालाप हुआ, ये भारत के दौरे पर थे। न्यूजीलैंड संबंधी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। 2 मेन लैंड मासेज हैं यहाँ पर, एक तो नॉर्थ आइलैंड, दूसरा है साउथ आइलैंड। और न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी वेलिंगटन है, हालांकि मोस्ट पॉपुलर सिटी यहाँ की ऑकलैंड है। पहला देश है जिसने मिनिमम वेज इंट्रोड्यूस किया था और पहला देश है जिसने महिलाओं को राइट टू वोट दिया था। माओरी लैंग्वेज यहाँ पर माओरी पीपल द्वारा बोली जाती है, इंडिजिनियस पॉपुलेशन है माओरी लोगों की है। हाउ मैनी डेज डिड नासा एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स एंड अप स्पेंडिंग इन स्पेस? नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 286 डेज। नासा एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ये अर्थ पर वापस आ चुके हैं 18 मार्च 2025 को। इनके साथ रशिया के एस्ट्रोनॉट एलेक्जेंडर गोर्बनोव और नासा एस्ट्रोनॉट निक हेग भी रहे। तो इनका जो एक स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट था फ्रीडम, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में उतरा पैराशूट के जरिए, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो फ्लोरिडा कोस्ट में जो है इनकी लैंडिंग हुई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। तो ये याद रखिएगा किस स्पेस क्राफ्ट के जरिए है, स्पेस ड्रैगन, फ्रीडम इसका निकनेम है। विल्मोर और विलियम्स की बात करें तो स्पेस में 286 दिन ही रहे हैं, ठीक है, 278 दिन ज़्यादा, जितना इनका शेड्यूल होना था उससे 278 दिन ज़्यादा रहे हैं, टोटल 286 दिन ही रहे हैं। और इस बीच इन्होंने अर्थ को 4576 टाइम्स सर्कल किया, 121 मिलियन माइल्स इन्होंने ट्रैवल किया। और
सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करें, इन्होंने 9 स्पेस वॉक्स की वहाँ पर 62 घंटे की, और ये मोस्ट टाइम स्पेंड स्पेस वॉकिंग है किसी भी फीमेल एस्ट्रोनॉट्स के लिए। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये 354 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है, और एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो, इनके नाम नासा का लॉन्गेस्ट स्पेस मिशन होने का रिकॉर्ड है 371 डेज़ का। हालांकि अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें किसी सिंगल स्पेस फ्लाइट में, तो वो रशियन वैलेरी पोलियाकोव के नाम पर है, जिन्होंने 437 डेज स्पेस स्टेशन में बिताए थे। ठीक है, मतलब किसी सिंगल मिशन में। जो विलियम्स और विलमोर हैं, ये काफ़ी शॉर्ट विजिट के लिए गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जून लास्ट ईयर। ठीक है, और जल्दी ने एक ही वीक में वापस भी आना था, लेकिन इनका जो वापसी वाला व्हीकल था बोइंग स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम स्टारलाइनर था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसमें सेफ्टी के इश्यूज़ आ गए थे कि अगर उन्हें वापस लाएंगे तो हो सकता है कि सेफ़ ना रहे वो। और मेन एम क्या था इन दोनों के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने में, ये वैलिडेट करना चाहते थे बोइंग स्टारलाइनर की कैपेबिलिटी, क्या वो एस्ट्रोनॉट्स को ISS तक ले जा सकता है, उन्हें वापस ला सकता है। ठीक है, नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत ये टेस्टिंग की जा रही थी। हालांकि स्पेस एक्स ये पहली कंपनी है जिसे इस प्रोग्राम के तहत सर्टिफाई किया गया था कि एस्ट्रोनॉट्स को ले जा सकता है, ला सकता है, और बोइंग दूसरे नंबर पर आई। विच कंट्रीज कोलेबरेटिंग विद इंडिया ऑन द चंद्रयान 5 मिशन, चंद्रयान 5 मिशन पर भारत के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है। ये पूरी न्यूज़ बनाने में ना, क्योंकि महत्वपूर्ण है, कोई बात छूट ना जाए इसमें, कम से कम मैंने 6-7 आर्टिकल पढ़े अलग अलग न्यूज़ के, उसके बाद मतलब 20-25 मिनट लग गए मुझे केवल ये इतने पैराग्राफ बनाने में कि किस तरह से अरेंज करूँ मैं इस चीज़ को ताकि एक सीक्वेंस बन सके सही। चंद्रयान 5 मिशन पर भारत के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है जापान। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चंद्रयान 5 मिशन को अप्रूव कर दिया है, और चंद्रयान 5 मिशन की खास बात ये रहेगी, इसका रोवर काफ़ी हैवी रहने वाला है, 250 kg का रहने वाला है, और जो चंद्रयान 3 मिशन के टाइप जो प्रज्ञान रोवर था वो केवल 25 kg का था। तो जापान इसमें भारत के साथ जो है इस मिशन को आगे बढ़ाएगा, चंद्रयान 5 को। चंद्रयान 1 आप जानते हैं 2008 में लॉन्च किया गया था, और मून के सरफेस को हमने मैप किया केमिकली, मिनरोलॉजिकली और फोटो जियोलॉजिकली। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया, 98% सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बाद में फाइनल स्टेट में हमें सेटबैक्स देखने के मिले। चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया था, और सॉफ्ट लैंडिंग हमने की मून के साउथ पोल में। और इसरो चंद्रयान 4 लॉन्च कराया 2027 में, लूनर सैंपल्स को कलेक्ट करने में और रिटर्न करने के लिए, मतलब कलेक्ट करेगा और रिटर्न होगा वापस। विच प्लेटफॉर्म रिसेंटली रिसीव्ड RBI's इन प्रिंसिपल पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर ऑथराइजेशन, हाल ही में किस प्लेटफॉर्म को RBI का सैद्धांतिक पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर प्राधिकरण प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी है ब्रिक्स पे। तो ब्रिक्स पे ये एक फिनटेक प्लेटफॉर्म ही है एक्सपोर्ट करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसे अप्रूवल प्राप्त हो गया है कि ये पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर ऑथराइजेशन कर सकता है। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स दोनों के लिए। किसके तहत? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत। वट रेटिंग डिड फिच असाइन टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक? फिच ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को क्या रेटिंग दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है BBB-। नेगेटिव नहीं बोलेंगे इसको, माइनस बोलते हैं इसको। फिच रेटिंग्स ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक की रेटिंग BBB- की हुई है स्टेबल आउटलुक के साथ। एजेंसी ने कहा है कि बैंक्स की जो वायबिलिटी रेटिंग है वो BB- कर दी गई है फ्रॉम B+ से, यानी कि अच्छी की गई है रेटिंग। वायबिलिटी रेटिंग मतलब गवर्नमेंट के बिना सपोर्ट के भी ये बैंक अच्छे सस्टेन कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। हु वॉज रिसेंटली स्worn इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो? हाल ही में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर ऑप्शन बी है स्टुअर्ट यंग। तो स्टुअर्ट यंग ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के, और अपनी पोस्ट पर केथ रॉवली को ये सक्सीड कर रहे हैं। इनकी पार्टी पीपल्स नेशनल मूवमेंट है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की बात करें, कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है, और जनरली वेस्ट इंडीज़ का हिस्सा माना जाता है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। कैपिटल याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप सोर्स कंट्री फॉर FDI इनटू दुबई? दुबई में FDI के लिए कौन सा देश शीर्ष स्रोत देश के रूप में उभरा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो भारत एक की सोर्स कंट्री के रूप में उभरा है। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें दुबई में जो की जा रही है, तो भारत टॉप पोजीशन पर है।
ठीक है, दुबई में FDI करने के मामले में। तो फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड की जो FDI मार्केट डेटा है उसके अनुसार दुबई नंबर 1 डेस्टिनेशन है ग्रीनफील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के मामले में लगातार चौथे साल, और भारत ने USA, फ्रांस, UK को पीछे छोड़ते हुए टॉप सोर्स कंट्री बनाए दुबई में FDI के लिए, यानी कि भारतीय जो है दुबई में पैसा लगा रहे हैं। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है FDI इनफ्लो में दुबई में वो 21.5% है, फिर US का है, फिर फ्रांस का, फिर UK का, फिर स्विट्जरलैंड का। विच मॉडल ऑफ एयरक्राफ्ट विल शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड द एरो क्लब ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर? शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और एरो क्लब ऑफ इंडिया किस मॉडल के विमान का निर्माण करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन डी है डायमंड DA40 NG। शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड और एरो क्लब ऑफ इंडिया इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत ये 200 डायमंड DA40 NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, सप्लाई करेंगे भारत में। और इसमें जो ACI है एरो क्लब ऑफ इंडिया, ये एयरक्राफ्ट एलोकेशन और इनकी डिलीवरी को मैनेज करेगा ताकि ये फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन तक जा सके। जो SAIPL है ये मैन्युफैक्चर करेगा इन एयरक्राफ्ट को इंडियन फैसिलिटी में ही। विच इंश्योरेंस कंपनी इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट इंश्योरर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन 2023-24? 2023-24 में दावा निपटान अनुपात के मामले में कौन सी बीमा कंपनी भारत में सबसे बड़ी बीमा कंपनी बनकर उभरी? राइट आंसर ऑप्शन सी है एक्सिस मैक लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। तो IRDAI की जो हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स 2023-24 है उसमें बताया गया है कि एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड 99.79% क्लेम सेटलमेंट रेशो के साथ टॉप पर है, बिगेस्ट इंश्योरर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसीज 19,569। उसके बाद HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आती है। LIC मोस्ट नंबर ऑफ पॉलिसीज सेटल्ड विद इन 30 डेज के मामले में टॉप पर है। इसके बाद फिर SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आती है। 96.82% लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्लेम्स 30 डेज के अंदर अंदर सेटल किए गए हैं भारत में। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड एंड द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड MOU फॉर एस्टैब्लिशिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इन विच सिटी इन UP? राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है नोएडा। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में, जिसके तहत वाराणसी उत्तर प्रदेश से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को सेटअप किया जाएगा। इट एम्स टू स्ट्रेंथन द सप्लाई चेन बाय सीमलेस फ्रेट मूवमेंट थ्रू रोड, रेल एंड वाटर रूट्स, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग बिजनेस एफिशिएंसी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के तहत आती है। इसका हेड ऑफिस नोएडा उत्तर प्रदेश में। पूछ लेते हैं इसका हेड ऑफिस, याद रखिएगा। वेयर इज द माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है नोएडा। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है सेक्टर 145 नोएडा में। साथ ही इन्होंने सेफी डेटा सेंटर को भी इनॉग्रेट किया है गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 132 में। हु टेबल्ड द मणिपुर बजट फॉर 2025-26 इन द लोकसभा? 2025-26 के लिए मणिपुर का बजट लोकसभा में किसने पेश किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में मणिपुर का बजट 2025-26 के लिए रखा है। एक्सपेंडिचर 35,103.90 करोड़ रुपए का रहेगा मणिपुर का, और टोटल रिसीट्स ये 35,368.19 करोड़ रुपए की रहने वाली है। आप जानते ही हैं कि मणिपुर प्रेसिडेंट रूल के तहत है, आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लगाया गया है, और 13 फरवरी 2025 को तो जब प्रेसिडेंट रूल रखता है तो मणिपुर का जो लेजिस्लेचर है पूरा वो जो पार्लियामेंट है उसके अंडर आ जाता है। इसलिए निर्मला सीतारमन द्वारा बजट पेश किया गया मणिपुर का। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2025? विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। महत्वपूर्ण डे है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ये एक यूनाइटेड नेशंस अप्रूव्ड डे है। 2025 में वर्ल्ड वाटर डे का थीम रहेगा ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। विच कंट्री रैंक द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश सबसे निचले स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है अफगानिस्तान।
यहाँ पर आप टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ देख पा रहे होंगे राइट साइड में, और बॉटम 5 कंट्रीज़ भी देख पा रहे होंगे। ये आपको याद करनी है, टॉप 10 भी आपको याद होनी चाहिए और बॉटम 5 भी याद होनी चाहिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 रिलीज़ कर दी गई है वेलबींग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, गैलप और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट किन के द्वारा जारी की जाती है। 147 कंट्रीज़ को रैंक्ड किया गया है हैप्पीनेस के हिसाब से, और भारत 118वें नंबर पर है। ये 13th एडिशन है द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मार्च 20 के मौके पर लॉन्च किया गया है इसको। फिनलैंड लगातार 8वें साल हैप्पीएस्ट कंट्री है, सबसे खुशहाल देश है। उसके बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क आता है, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर स्वीडन, पाँचवें पर नीदरलैंड, छठे पर कोस्टारिका, सातवें पर नॉर्वे, आठवें पर इजराइल, 9वें पर लक्समबर्ग और 10वें पर मैक्सिको। अफगानिस्तान जो है लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है, सबसे निचले पायदान पर है। इससे एक पायदान ऊपर सीरा लियोन है, उससे ऊपर लेबनान है, फिर मालावी, फिर लेबनान। माफ़ कीजिएगा, लेबनान 2 बार आ गया, मालावी है ना, मालावी फिर जिम्बाब्वे। ये जो लास्ट वाला लेबनान है इसके बदले जिम्बाब्वे आएगा। इंडिया की लोवेस्ट रैंकिंग अब तक जो रही है वो 2012 में रही थी 144वीं, और सबसे अच्छी रैंकिंग भारत के इस इंडेक्स में साल 2022 में रही थी जब 94वें रैंक पर था भारत। तो इसमें 6 एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स देखे जाते हैं हैप्पीनेस के लिए। एक तो सोशल सपोर्ट, जीडीपी पर कैपिटा, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। इंडिया की नेबर कंट्रीज़ की बात करें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो श्रीलंका की रैंक भारत से अच्छी नहीं है, 133वीं है। बांग्लादेश भी भारत से पीछे है, 134वीं रैंक। पाकिस्तान भारत से आगे है 109 रैंक के साथ, नेपाल आगे है 92 रैंक के साथ, और चाइना आगे है 68वीं रैंक के साथ है। इस बार भारत का जो स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है। अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो भारत का स्कोर 4.389 है, जबकि हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्कोर 4.054 था, और रैंक थी भारत की 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज़। इंडिया ने सबसे अच्छी जो स्कोर किया है वो सोशल सपोर्ट पर किया है, क्योंकि हाई पॉपुलेशन है भारत की, कम्युनिटी फोकस्ड कल्चर है, प्रैक्टिसेस हैं जिसमें लार्जर फैमिलीज़ साथ में रहती हैं, साथ में सेलिब्रेट करती हैं। और कंट्री का जो लोवेस्ट स्कोर रहा है वो फ्रीडम फैक्टर पर रहा है। ठीक है, अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, इसकी अब तक लोवेस्ट एवर पोजीशन रही है, 24वें नंबर पर है। ये अनहैप्पी है यूनाइटेड स्टेट्स, काफ़ी लोनलीनेस यहाँ पर रहता है। यूनाइटेड किंगडम भी 23वें नंबर पर है। अंडर युवा 3.0 व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर यंग राइटर्स टू पार्टिसिपेट। युवा 3.0 के अंतर्गत युवा लेखकों के लिए भाग लेने की आयु सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, बिलो 30 ईयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर प्राइम मिनिस्टर्स यंग ऑथर्स मेंटरशिप स्कीम का 3rd एडिशन लॉन्च किया है, यानी कि युवा 3.0। तो इस इनिशिएटिव का मकसद है जो भी 30 साल से कम के यंग राइटर्स हैं उनको नर्चर करके उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना ताकि उनका जो लेखन जो उनका स्किल है वो उभर कर सामने आए, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड कराना। थीम क्या है पीएम युवा 3.0 का? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशनल बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इन टॉपिक्स पर इनको लिखना है जो राइटर्स हैं। विच स्टैचुटरी बॉडी रिलीज द रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2024? किस वैधानिक निकाय ने भारत में आवास की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2024 जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक जो कि स्टैचुटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2024 जारी की है, और ये रिपोर्ट इसने जारी की है नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के सेक्शन 42 के तहत। देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है जो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स हैं 30/9/2024 तक वो 33.53 लाख रुपए की हैं, और 14% की ग्रोथ देखने की मिली अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें। सबसे ज़्यादा लोन किसने दिया है? बैंक्स ने। ठीक है, 81% टोटल हाउसिंग लोन्स बैंक ने दिया है। उसके बाद फिर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन है 19% का। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप 39% इनका शेयर है अगर हम हाउसिंग लोन की बात करें। मिडिल इनकम ग्रुप्स का 44% है, और हाई इनकम ग्रुप का 17% है जो हाउसिंग लोन लिए जाते हैं उनमें इनका शेयर। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन डिस्बर्समेंट अगर हम हाफ ईयर की बात करें 30/9/2024 तक 4.10 लाख करोड़ रुपीस रहा है।
अच्छा, सितंबर 2024 को जो क्वार्टर एंड हुआ उसमें हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.8% तक पहुंचा है, जबकि प्रीवियस ईयर में 4.9% था। केवल 5% बिल्डिंग्स इंडिया में ग्रीन क्लासिफाइड हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ पार्टनर विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द बायो E3 पॉलिसी? किस भारतीय राज्य ने बायो E3 नीति के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है आसाम। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ आसाम, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है बायो E3 के लिए, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो E3 का मतलब क्या है? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मकसद क्या है? आसाम में बायो मैन्युफैक्चरिंग को एक्सेलरेट करना। तो बायो E3 पॉलिसी 24 अगस्त 2024 को लॉन्च की अप्रूव की गई थी यूनियन कैबिनेट द्वारा। बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे फंगाई हो गया और आपका बैक्टीरिया हो गया, इनका उपयोग करके कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे वैक्सीन बनाते हैं, पेनिसिलिन बनती है, ठीक है, इस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाना, तो उसको बोलते हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज़ द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट एग्रीगेटर विद इन 1 ईयर ऑफ रिकॉग्निशन बाय द RBI? RBI द्वारा मान्यता के 1 वर्ष के भीतर स्वनियामक संगठन खाता एग्रीगेटर के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल संपत्ति कितनी होना जरूरी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 2 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के लिए, उनके लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। हालांकि जो पूरा फ्रेमवर्क है ये सितंबर 2016 में RBI ने जो है इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब उसके प्रोविज़न इन्होंने जारी किए हैं। इन्होंने कहा है जो भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट एग्रीगेटर कंपनी होगी वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होनी चाहिए और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर होनी चाहिए। अच्छा, जो भी एप्लीकेंट है उसकी मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपये होनी चाहिए जब उसको मान्यता मिल जाए उसके एक साल के अंदर, और मान्यता मिलने से पहले भी हो सकती है, वो और भी अच्छी बात है। और जो शेयर होल्डिंग है, कोई भी एंटिटी 10% या उससे ज़्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल उसमें होल्ड नहीं करेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट वाटर बोर्ड इन इंडिया टू रिसीव BIS सर्टिफिकेशन फॉर इट्स पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम? कौन सा संगठन अपने पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला जल बोर्ड बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ये फर्स्ट वाटर बोर्ड बना है भारत में, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है इसके पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो 6 मंथ इवोल्यूशन किया गया BIS के द्वारा और इसके जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको सराहा गया है और इसने जो भी क्राइटेरिया होता है उसको पूरी तरह फुलफिल किया है। हाउ मैनी एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स वर ऑक्शन्ड इन इंडियाज फर्स्ट एवर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन? भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी में कितने अन्वेषण ब्लॉकों की नीलामी की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है 13। यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इन्होंने इंडिया की फर्स्ट एवर ऑक्शन किया है एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस के लिए। 13 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स को यहाँ पर ऑक्शन किया गया। क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये, कहाँ पर? दोनापोला, गोवा में। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसमें रहे, जिंक, डायमंड, कॉपर, प्लेटिनम ग्रुप मिनरल्स, इन सभी का ऑक्शन किया गया। अच्छा, इसमें जो है एक रोड शो भी किया गया 5th ट्रांच ऑफ ऑक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स पर, और AI हैकाथॉन 2025 को भी इनॉग्रेट किया गया जो कि मिनरल टारगेटिंग यूजिंग AI पर बेस्ड रहा। विच एजेंसी साइंड एन MOU विद J&K ग्रामीण बैंक फॉर द प्रमोशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ 2000 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स? किस एजेंसी ने 2000 संयुक्त देयता समूह के प्रचार और वित्त पोषण के लिए J&K ग्रामीण बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है नाबार्ड। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है नाबार्ड, जम्मू एंड कश्मीर रीजनल ऑफिस जम्मू एंड J&K ग्रामीण बैंक के बीच में, जिसके तहत 2000 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को फाइनेंस किया जाएगा। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स मतलब 5-6 लोग मिलकर आपस में लोन लेते हैं, ठीक है। उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोन वापस देनी, कोई कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए 5-6 लोगों ने दिया, उनमें से मान लो एक नहीं दे पा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बाकी सबकी है कि वो पूरा लोन उनको वापस दें, बैंक को वापस दें, ठीक है। तो कई लोग मिलकर एक साथ लोन लेते हैं। According to Morgan Stanley, by which year is India expected to become the world's third largest economy? Morgan Stanley के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है 2028।
तो इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2028 तक, जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, ऐसा मॉर्गन स्टैनले ने कहा है। इन्होंने ये भी कहा इंडियन इकोनॉमी जिसकी वैल्यू 2023 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है, ये 4.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी 2026 तक, और 2028 तक 5.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। इंडिया की जो ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग है इम्प्रूव्ड हुई है। ये 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी था 1990 में, फिर 2000 में 13वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ, 2020 में 9वीं और 2023 में 5वीं। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल जीडीपी में ये 3.5% से बढ़कर 4.5% हो जाएगा 2029 तक। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।